चीजें और याद आ रही हैं सर मुझे। अभी हमारे नेटवर्क को इंटरव्यू देते हुए आपकी पार्टी की बात करता हूं सर, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तृणमूल फैमिली सेंट्रिक पार्टी है, यहाँ करप्शन है। इन लोगों ने लेफ्ट का भी नाम लिया, टीएमसी का भी नाम लिया कि इनके काल में बिल्कुल पीछे चलता चला गया, तमाम उद्योग बंद हो गए, बंगाल बर्बाद हो गया टाइप्स। आपको क्या लगता है सर? मैं इस सवाल पे रिस्पॉन्ड करने से पहले कहना चाहूंगा विद ड्यू रेस्पेक्ट, संपूर्ण सम्मान के साथ कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं, वो क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं, उनकी इंटीग्रिटी पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अब क्या क्या कह जाते हैं, किस लिए कह रहे हैं, कैसे क्या बौखला गए हैं, फ्रस्ट्रेशन है या डर गए हैं इंडिया ब्लॉक या ऑपोजिशन की शक्ति को देखकर और उनकी लहर को देखकर, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि करप्शन की बात की और परिवारवाद की बात की हमारे संदर्भ में और खासकर तृणमूल कांग्रेस के संदर्भ में। मैं 27-28 साल भारतीय जनता पार्टी में रह चुका हूं, कम से कम। मैं अपने बर्तनों को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूं। मैं आपको आज भी कह सकता हूं, जितना बड़ा परिवारवाद और जितना ज्यादा परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में है या एनडीए में है, उतना शायद विश्व के किसी पार्टी में नहीं होगा, सबसे ज्यादा। और ये परिवारवाद की बात करते हैं, अभी कर्नाटका में जो हुआ है, और कर्नाटका में इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा, उसके लिए आप जाके पूरे परिवार के साथ फोटो खिंचवाते हैं और जिनका आपने नाम लिया उसके लिए आप कैंपेन करते हैं और पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितने उनके गीत गा रहे थे, उनके गुण गा रहे थे और अभी भी शायद गा रहे हैं, लेकिन अब सब ओपनली नहीं बोल पा रहे हैं कि मामला बहुत एक्सपोज हो गया है। तो ये क्यों बात करते हैं परिवारवाद की बात? इनका महाराष्ट्र देख लो, पंजाब देख लो, उड़ीसा देख लो, जहां जहां इनके लोग हैं वहां परिवारवाद भरा हुआ है। इनकी अपनी पार्टी में तो खैर है ही, जो हमारी भी पार्टी थी कल तक। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, इसलिए कहा कि विश्वसनीयता खो चुके हैं। आज वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण, उनके पति इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं दुनिया के, इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने पीएचडी किया हुआ है, प्रोफेसर हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। उन्होंने क्या कहा है फाइनेंस मिनिस्टर के हस्बैंड ने, प्रभाकर जी ने, कि ये दुनिया का अगर सबसे बड़ा घोटाला है, भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी के मुखिया रहते रहते वो जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है, इलीगल कहा है, वो है चुनावी बॉन्ड का घोटाला, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला। और इस घोटाला में जिस तरह सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग किया गया है, चाहे ईडी हो कि सीबीआई हो कि आईटी हो, उनसे डरा धमका कर जिस तरह चंदा लिया गया और फिर चंदा का धंधा किया गया है, चंदा लेके जिस तरह से उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, 1400 चंदा लिया और 14,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया, वगैरह वगैरह। दवाई कंपनी, एक और बात कहने लायक है, सीरम इंस्टीट्यूट, कितनी सीरम इंस्टीट्यूट है कि सिप्ला है कि सन फार्मेसी है कि कितने सारे हैं जिनकी दवाइयां मार्केट में आने से पहले फेल हो गई थी, ड्रग टेस्ट में फेल हो गई थी, जो 6-6, 7 बार फेल हुई। उन दवाइयों को चंदा भरपूर मिलने के बाद, करोड़ों सैकड़ों हजारों करोड़ चंदा मिलने के बाद उन दवाइयों को पास कर दिया गया, यानी उसको अलाउ कर दिया गया, वो दवाई बेचो, पब्लिक का जो हो सो हो, एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ये तो घोटाला, इसको तो माफ कीजिएगा लेकिन इसको बहुत हद तक कुछ मोदी मीडिया या गोदी मीडिया की तरह दबाया जा रहा है। तो जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है, लेकिन देश की जनता को बिल्कुल पता है ये घोटाला। उसी तरह से जैसे लोग पहले कहते थे, अरे बोफस के बारे में लोग नहीं जानते, बहुत साल पहले बोफस के बारे में गांव में लोग जानते थे, उसी तरह अब ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला और जिसपे इन्होंने चुप्पी साधी हुई है, वो लोगों को पता है कि बहुत बड़ा दुनिया घोटाला है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जहां करप्शन के मामले में इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला ही काफी है इन्हें एक्सपोज करने के लिए जो कर दिया है। और परिवारवाद के बारे में मैंने बताया, अब इनको उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात, उस कहावत को चरितार्थ करते हुए आप दूसरों के भ्रष्टाचार के बारे में कह रहे हैं
या दूसरों के परिवारवाद के बारे में कह रहे हैं, तो ये मुझे आर.के. लक्ष्मण, ग्रेट आर.के. लक्ष्मण के कार्टून की याद दिलाता है। बहुत पहले आपने भी देखा होगा, हमारे मोरारजी भाई थे, बहुत प्रधानमंत्री थे और प्रोहिबिशन के बहुत खिलाफ थे। तो एक कार्टून आया था फ्रंट पेज पे, और फ्रंट पेज पे कार्टून आया था कि जंगल में बड़े बड़े खूंखार जानवर हैं और मोरारजी भाई हाथ में बंदूक लेके पीछे एक चूहे के पीछे जिस पे लिखा हुआ है प्रोहिबिशन, बड़े बड़े खूंखार जानवरों को छोड़ दिया और चूहा जो उस पर प्रोहिबिशन लिखा था उसके पीछे पड़े हुए थे। ये उनके कहने का तात्पर्य था। तो वही बात कि छोटी छोटी बातों पे अभी हंगामा कर रहे हैं ये करके। अभी आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी, इन्होंने संदेश खाली, जो अब तो संदेश खाली का मामला बिल्कुल बंगाल में एक्सपोज हो गया, क्योंकि यहाँ के अभिषेक के बैनर्जी ने वो स्टिंग ऑपरेशन और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो पैसे के लालच देकर कुछ लोगों से गलत काम करवाया था, वो दुष्कर्म के मामले में वो सामने आ गया। तो चलो मामला अभी दबा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इसको कितना उठाने की कोशिश की कि शर्म नहीं आती। यहां तक कह दिया देश में एक ही महिला मुख्यमंत्री है, ममता बनर्जी। लेडी के बारे में कह दिया फिर से, जैसे पिछली बार दीदी और दीदी कहा था तो यहाँ के लोगों ने भरपूर जवाब दिया था। इस बार भी कह दिया उन्होंने कि दीदी को शर्म नहीं आती, तृणमूल कांग्रेस को, बंगाल गवर्नमेंट को शर्म नहीं आती, संदेश खाली में जो हुआ इतनी घटना घटी। अरे आप शब्द कहते हैं तो थोड़ा सा अपनी तरफ भी तो देख लें आप, कि आपको कठुआ पे शर्म नहीं आती, आपको हाथरस पे शर्म नहीं आती, आपको कानपुर में जो सामूहिक दुष्कर्म के बाद हमारी बच्चियों ने जो आत्महत्या कर ली उस पर शर्म नहीं आती, रोजाना इतने किसान मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उस पर शर्म नहीं आती, आपको यहाँ पे रोज बेरोजगार युवक कितने रोज सुसाइड कर रहे हैं उस पर शर्म नहीं आती, मणिपुर में इतना बड़ा हादसा हो गया और हो रहा है ज्वलंत, उस पर आप एक शब्द नहीं बोलते, उस पर शर्म नहीं आती। बस सिर्फ आपको संदेश खाली सुनाई पड़ रहा था और दिखाई पड़ रहा था, उस पर आप बोलते हैं, आरोपों के आधार पे आप फैसला करके बोलते हैं। अभी अभी आपने माननीय राहुल गांधी के बारे में, उसके पहले कह दिया मंगलसूत्र वगैरह। अरे क्या कह रहे हैं आप, किसकी इतनी ताकत है कि हिंदू समाज का, हमारी स्त्रियों का, औरतों का, महिलाओं का सर एक चीज, मंगलसूत्र सर आपने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करी, सर दूसरे नंबर पे जो इलेक्टोरल बॉन्ड पाने वाली पार्टी है वो आपकी पार्टी है सर। तो ये तो सर घूम के ये आरोप आपके ऊपर भी आ सकता है सर। देखिए, ये आप जो कह रहे हैं वो अगर सच मान लिया जाए तो आधा सच है, अधूरा सच है। पूरा सच बता दीजिए सर। अभी बता रहा हूं ये अधूरा सच है कि जो आपने विंडो खोल दिया, लीगल तरीके से आपने विंडो खोल दिया कि आप इस तरह चंदा लेंगे और चंदा ले सकते हैं। अब उसको भले सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, गैर कानूनी कहा, गैर संवैधानिक रोक कहा, दिया सर। हाँ रोक दिया और मजबूर किया हमारे बैंक के लोगों जो दबाव में आके छुपा रहे थे, 3 महीने मांग रहे थे। हाँ 3 महीने के इलेक्शन के बाद कैसे 24 घंटे के अंदर में सर पे खड़े होकर उनको पूरा डाटा देना पड़ा। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट, थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट, और खासकर हमारे चंद्रचूड़ जी का तो खैर बहुत ही नाम है आज, तो वो निष्पक्ष हैं इसलिए। तो सर रोकूंगा सर, अभी आप कह रहे हैं वो निष्पक्ष हैं चंद्रचूड़ जी, इसका मतलब बाकी नहीं मैं क्योंकि यहां देखा गया, बंगाल में देखा गया, यहां एक हाई कोर्ट में जस्टिस होते हैं, वो जस्टिस के चेयर पे रहते हुए अपनी नौकरी छोड़ देते हैं, सेवाएं त्याग देते हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, अभी मैदान में भी हैं, दिलीप घोष साहब वाली सीट पे नहीं, मुझे पता है आपने अभिजीत जी का जिक्र किया है, मैदान में भी हैं और कहते हैं कि पहले भी मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बातचीत। तो क्या आपको लग रहा है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं इन पे भी सवाल उठा रहे हैं क्या सर आप? संवैधानिक संस्थाओं पे मैं नहीं, बट आम जनता देख रही है उस दृष्टि से कि कहीं इन पे भी तो सवाल नहीं खड़े किए जा रहे हैं या इन पे भी तो दबाव नहीं दिया जा रहा, ऐसा कई लोग का मानना है, सोचना है, और शायद उनको दिख भी रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं, आपने पहले अभिजीत का जिक्र किया कि जज थे कल तक और आज चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर है कि फिर उनके सवालों पे, उनके फैसलों पे भी शक की निगाह लोगों की रहेगी कि जिस तरह किया कि अगर उनको शामिल होना था किसी पार्टी में बगैर कूलिंग पीरियड का ख्याल रखे हुए, हमें लगता है कम से कम 2, 3, 4 साल तक, उनको 5 साल तक कूलिंग पीरियड होना चाहिए था। उसके बाद वही तो ये चटमंगनी पट भी आ किया, ये तो पहले से चल रहा है सर, पहले से चल रहा है और हो गया। अच्छा, इस पे तो मैंने अभी कहा कि ये बहुत लोग बहुत ही अच्छे हैं जिनकी हम कदर करते हैं,
और चंद्रचूड़ जी की निष्पक्षता के लिए आज चारों तरफ एक ये होता है कि वो किसी के दबाव में नहीं दिख रहे हैं और आते हैं और निष्पक्ष होकर जजमेंट कर रहे हैं, जिसकी बहुत ही सराहना और प्रशंसा हो रही है। सर, एक मिनट में वो बात खत्म कर दूं। सर, आपने कहा था कि हमारी पार्टी का नंबर भी है, आपने कहा जी था सर, दूसरे नंबर पे हैं आप, दूसरे बीइंग रीजनल पार्टी, वो दूसरे नंबर पे है। बस चलो, भारतीय जनता पार्टी के बाद पहले तो आसमान जमीन का फर्क है भारतीय जनता पार्टी और हमारे तृणमूल कांग्रेस या बाकी अलग पार्टीज में। कहाँ हजारों करोड़ों का। सर आप कांग्रेस से भी ऊपर हैं, राष्ट्रीय पार्टी सबसे अरे ऊपर है। वो 9,000 करोड़ के करीब है और हम 1,500 करोड़ के करीब। आसमान जमीन का फर्क है। लेकिन एक चीज और कहना चाहूंगा, किसी पार्टी ने चंदा का धंधा नहीं किया है। किसी पार्टी ने सीबीआई और पीएवीडी और इनका जो आईटी है, इसका सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग करके धमका के लोगों से पैसा वसूली नहीं की है। ऐसी ऐसी कंपनी ने पैसा दिया है जिसके पास 1 करोड़ था या दिवालिया हो चुके थे, जिनका बैंक बैलेंस 1 करोड़ 2 करोड़ का, उन्होंने 300 करोड़ 400 करोड़ 1000 करोड़ दिया है। कहां से दिया है? काला मनी तो दिया। काला मनी माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था वापस लेके आएंगे, वो तो लेकर नहीं आ सके आज तक। और यहां पे नोटबंदी भी कर दी, 99% पैसा वापस आ गया, आरबीआई कहता है। वो भी नहीं ला सके काला धन, जिसके लिए कहा था। और अभी कहीं ये तरीका तो नहीं है काला धन को सफेद करने का जो कर रहे हैं, और जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई है, लताड़ लगाई है। ये कर रहे हैं वो चंदा का धंधा। चंदा किसी पार्टी में क्या वो हस्ती थी, वो हैसियत थी कि कोई पार्टी जो है चंदा लेकर वहां पे इनको हजारों करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे देता? ये जो किया गया इससे फर्क है। आपने विंडो ओपन किया। अगर आप धड़ाधड़ कमाई कर रहे हैं उसके जरिए, चंदा के जरिए, पहले भी होता रहा होगा शायद, तो चलो बाकी पार्टी ने भी कहा कि हम भी कोशिश करें। अब तो मामला लीगल है। लेकिन जहां अभी एक फिल्म आई सर, मामला लीगल है। हाँ? अभी एक फिल्म आई मामला लीगल है। लेकिन उसके बाद जिस तरह चंदा का धंधा हुआ, जिस तरह ब्लैकमेलिंग हुई, जिस तरह एक्सटॉर्शन हुआ, जिस तरह से पैसा वसूली की गई, जिस तरह सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग हुआ, उससे तो मैं नहीं समझता और किसी पार्टी ने ऐसा किया और ऐसा करने की कोई पोजीशन में कोई पार्टी थी। तो फर्क है, लोगों ने लिया, कम भी लिया तो रास्ता आपने दिखाया बड़े मियाँ, तो बड़े मियाँ तो फिर छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ये तो बाद में वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो कहा कि ठीक है, आपने सुप्रीम कोर्ट ने, हम सर झुका के उनकी बात को मानते हैं। सर अभी आपने ब्लैक मनी की बात कर दी, बिल्कुल ताजा सर, फ्रेश है। अभी तक अडानी अंबानी जो थे वो राहुल गांधी के निशाने पे ही थे, अब मोदी जी के निशाने पे भी हैं। कह रहे हैं वहां से ब्लैक मनी एक खास गाड़ी टेम्पो में भर के पहुंच रहा है राहुल गांधी के पास। पहले बात देखिए, मैं अडानी और अंबानी दोनों के बारे में मैंने आज तक कोई गलत बात नहीं की। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं नहीं कहता हूं वो दोषी हैं, बिल्कुल नहीं। खासकर अडानी जी की बात कर रहा हूं, मैं नहीं कहूंगा कि दोषी हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता है पूरा। लेकिन ये भी नहीं कह सकता हूं कि दोषी नहीं है, इसलिए किसी प्रधानमंत्री जी कहते थे कि या नहीं कहते थे, चुप रह जाते थे, मौनम सुकृति, चुप हो जाते। पार्लियामेंट में इतना बोला गया, एक जैसे मणिपुर पे कुछ नहीं बोला, अडानी पे कुछ नहीं बोला। अब तो बोल रहे हैं ना सर, मंच से बोल रहे हैं। अब तो बोल नहीं रहे, कल बोला और अब लगता है उनकी बोलती बंद हो गई, क्योंकि इमीडिएटली राहुल गांधी ने जो इतना बढ़िया जवाब दिया कि भैया तुम्हारी सरकार है, टेम्पो में माल गया, पहले आपको एक्सपीरियंस है क्या टेम्पो से माल भरने का अपने घर में? ईडी सीबीआई बुला रहे हैं। हाँ, तो ईडी कहा कि ईडी सीबीआई बुलवा लो, सरकार तुम्हारी है। वो कहते हैं ना कि ये सरदार तुम्हारा है, ये लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, कानून तुम्हारा है, सरकार तुम्हारा है। तो ये तो सब उन्हीं का है ना, तो क्यों नहीं इंक्वायरी करवा दिया, क्यों नहीं पकड़ लिया, क्यों नहीं एक्शन ले लिया? और अभी जो आप दूर से कह रहे हैं नाम लेके, शायद कहने को कुछ आपने लगा कि उनको ट्रैप कर देंगे। कई बार ऐसा होता है, ट्रैप करने के चक्कर में आप बैक ट्रैक मामला हो जाता है और कभी कभी आप खुद ही ट्रैप्ड हो जाते हैं। तो शिकारी शिकार करने गया था, खुद ही शिकार हो गया, क्योंकि इतना बढ़िया और इतना फौरन राहुल गांधी ने जवाब दिया, रिएक्शन दिया, रिस्पॉन्ड किया, वो बहुत ही काबिल तारीफ है, बहुत जबरदस्त है। तो लोगों को समझ में आया
कि एक तरफ आप कहां कहां कहते हैं 70,000 करोड़ का घोटाला किया जिन लोगों ने, 27 जून को आप ये कहते हैं, 2 जुलाई को उनको आप शामिल कर लेते हैं अपनी पार्टी में और वित्त मंत्री भी बना देते हैं, वो वॉशिंग मशीन में धुल कर आ गए। आप इतनी जगह ईडी सीबीआई भेजा, लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कहता हूं, लोग कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन को भी पकड़ा हुआ है, आदिवासी नेता को, चीफ मिनिस्टर को, और आपने केजरीवाल को भी पकड़ लिया उसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए। शराब घोटाले में आपके आदमियों का हाथ है जिन्होंने 50 करोड़ दिया, और क्या सर आप कहना चाह रहे हैं उसको तो उसको ले भी लिया पैसा, उसको कोई केस भी नहीं किया, और उसका उसके बेटे को टिकट भी दे दिया आपने आंध्रा से कहीं पे। तो ये मैं कह रहा हूं कि भाई जब सरकार तुम्हारा है, कानून तुम्हारा है, सारे लोग तुम्हारे हैं, तो तुम एक्शन क्यों नहीं लेते हो? ये बोलने का क्या फायदा है? जो ट्रैप्ड हो गए, खुद ही ट्रैप्ड हो गए। सो ये बोल नहीं ना माननीय प्रधानमंत्री, बोलती बंद हो गई उनकी। चलो प्रधानमंत्री साहब को जहां पे रहने देते हैं, छोड़ दीजिए। आसनसोल आ जाते हैं सर। आइए लोग कहते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा मुंबई में रहते हैं, जी, पटना के रहने वाले हैं, जी, बंगाल आएंगे, जीत कर जाएंगे, पहले भी जीत चुके हैं, 2 साल से आप सांसद हैं यहाँ पे, तो भैया हम कैसे उन पे विश्वास कर लें कि शत्रुघ्न सिन्हा जो अभी आसनसोल में होटल में रुके हैं, तो हम कैसे ये विश्वास कर लें कि वो शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल में विकास करेंगे, उनके ध्यान में आसनसोल रहेगा, या फिर जीत कर मुंबई चले जाएंगे और शायद अपनी नई वेब सीरीज गाजियाबाद गैंगस्टर में बिजी हो जाए। नहीं, आपका सवाल अच्छा है, लेकिन थोड़ा नया है सवाल। ये पुराना सवाल हो चुका था कई बार। अब आएंगे, कई लोग कहते हैं कि जीतेंगे तो जीतने के बाद उनकी शक्ल दिखाई नहीं पड़ेगी। इसको मैं 3 भाग में जवाब दे देता हूँ संक्षेप में। एक कहा था लोगों ने, कहते थे, और मेरे खिलाफ कहने कुछ था नहीं, आज प्रभु की असीम अनुकंपा है, अल्लाह ताला का फजल है, वाहेगुरु का आशीर्वाद है कि आज तक मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई एलिगेशन या करप्शन का आरोप तो लगा नहीं अभी तक। तो जो करता हूँ सच्चाई के साथ करता हूँ, पारदर्शिता के साथ करता हूँ, ट्रांसपेरेंसी के साथ। तो यहाँ पे जब आया, इसके बाद शायद अकेला मैं ही यहाँ पे एमपी हूँगा जो कि हर महीने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार का एवरेज हर महीने, कई बार तो 4 बार भी आया और 5 बार भी आया यहाँ पे। एयरपोर्ट नहीं है सर। हाँ, एयरपोर्ट नहीं है। एयरपोर्ट है ना, दुर्गापुर से अंडाल दुर्गापुर, हाँ, तो वहां से आता हूँ यहाँ पे, और 3-4 बार आता। और कोई भी ऐसा त्योहार और पर्व नहीं हुआ हो, चाहे क्रिसमस हो कि छठ हो कि दुर्गा मैया का हो, कि आप यहाँ के किसी लोग से पूछ सकते हैं कि आप ईद हो कि बकरीद हो, हर बार मैं यहाँ पे रहा हूँ लोगों के साथ, एक दिन नहीं कई दिन। दुर्गा पूजा में तो 14-15 दिन रहा हूँ यहाँ पे, ईद में आके हमेशा शामिल होता हूँ। तो चूंकि ये सर्व धर्म समभाव का शहर है, ये सिटी ऑफ ब्रदरहुड है, पूरे देश में ऐसा ही होना चाहिए, भाईचारा, सद्भावना, कॉम्युनल हार्मनी होनी चाहिए। गजब का ये प्रदेश और गजब का ये शहर है कि एक बार बताओ, आपको सुन के खुशी हो, और आपके एबीपी को तो पता भी होगा कि कमाल का कल्चर है बंगाल का, हमारा आसनसोल का, सिटी ऑफ ब्रदरहुड, कि यहाँ सब दूसरे जाति, जात और मजहब के लोग सब एक दूसरे से मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। वो दुर्गा पूजा में पार्टिसिपेट करते हैं, छठ में देखा उनकी हिस्सेदारी, यहाँ पे ईद बकरीद में सब में देखता हूँ, यहाँ पे सब मिलजुल कर रहते हैं, बहुत बढ़िया है। रामनवमी हो कि हम हर समय रहा। तो ये सवाल हुआ था मेरे बारे में कि आप रहेंगे नहीं, तो वो भ्रम तो टूट गया। अब रही बात कि यहाँ पे अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं, होटल में हूँ। पहली बात तो होटल में हूँ जब मैं कहता हूँ हर चीज अपनी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, पारदर्शिता के साथ करता हूँ। हमने मकान बहुत ढूंढा, और शायद आपसे बात हो रही है तो शायद 1 महीने के अंदर मकान आ भी जाएगा मुझको यहाँ पे। एक रामायण यहाँ भी होगा सर। रामायण पार्ट 2 हो सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता कि आज मेरे 3 घर हो गए। आसनसोल के प्यार, बंगाल की जनता जनार्दन का आशीर्वाद की वजह से 3 घर हैं मेरे। एक है पटना में, एक है मुंबई में, कदम कुआं, पटना कदम कुआं, मुंबई जुहू स्कीम, और अब एक मेरा घर आसनसोल है। और यहाँ हमेशा निरंतर, लगातार, बगैर किसी रोक टोक के हमेशा आता रहा हूँ, मिलता जुलता रहा हूँ लोगों से। मकान की तलाश भी 1 महीने के अंदर मकान शायद इंशाअल्लाह हो भी जाएगा यहाँ पे। और ये जो रह रहा हूँ, ये इसलिए रह रहा हूँ कि अभी मकान की तलाश करीब करीब पूरी हो चुकी है, तो कई चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, तो वो करके आऊँगा। अब आप कुछ कह रहे थे कि मुंबई के बाद पटना का आपने जिक्र किया, आपने कुछ मुंबई का जिक्र किया।
रामायण सर। एक रामायण यहाँ भी सर। होगा। ये सही है कि देश का ओरिजिनल रामायण वासी मैं ही हूं। सबसे पहला, शायद गूगल्स पे जाएंगे तो देखेंगे कि देश में सबसे पहले किसी मकान का नाम पूरे भारतवर्ष में था तो वो था मेरे घर का नाम मुंबई में, मेरे बंगला कहें, घर कहें, उसका नाम रामायण। ये महज ना संयोग है और ना ही प्रयोग है माननीय प्रधानमंत्री की भाषा में सर। लेकिन ये प्रभु की असीम अनुकंपा है कि हम 4 भाई हैं, डॉक्टर राम सिन्हा, डॉक्टर लखन सिन्हा, डॉक्टर भरत सिन्हा। मैं तो खैर कंपाउंडर बनने लायक नहीं था, इसलिए ऐसे डॉक्टर मत कहिए सर, आप साइंस कॉलेज में थे। साइंस कॉलेज। दैट टाइम दैट कॉलेज वाज ऑक्सफोर्ड ऑफिस। हाँ मैं था वहां पे, लेकिन मेरे का नाम के आगे प्रीफिक्स नहीं लग सका डॉक्टर का। ये बात अलग है कि एक दिन देश का मैं हेल्थ मिनिस्टर बन गया, सर। वो अलग है, प्रभु की असीम अनुकंपा है। तो 4 भाई, राम लखन भरत शत्रुघ्न, 2 बेटे, सोनाक्षी सिन्हा को तो दुनिया जानती है, पर 2 बच्चे हैं मेरे बेटे, बहुत अच्छे हैं, बहुत काबिल हैं, बहुत योग्य हैं, बहुत सुंदर हैं, लव और कुश। ये हमारे घर के जो संभालते रहे इतने सालों से, उनका नाम पवन कुमार है। तो ओरिजिनल रामायणवासी तो खैर हम ही हैं। लेकिन सर आपकी पार्टी पे जो अभी आपकी तृणमूल, अब ज्यादा नहीं 2 या 3 सवाल पूछूंगा सर। जी जी। तृणमूल के ऊपर ये आरोप लगता है कि रामायण के वासी, त्रेता के बाद कलयुग में रामायण, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, लव कुश पवन, जहां सब कोई हो, उस पार्टी के नेत्री ममता दीदी, जिनके बारे में आप ममता मई ममता कहते हैं, आरोप लगता है कि जय श्री राम कहते ही भड़क जाती हैं। देखिए, कुछ तस्वीरें भी आई थी कुछ इस तरह से। अगर ये आपने कहा कि सुन के भड़क जाए, नहीं, जिस तरह से, जिस उद्देश्य से, जिस एजेंडा के तहत कई बार कहा जाएगा, अब मान लीजिए कहीं शोक सभा चल रही हो या कहीं पे कोई अच्छी बात हो, सरकारी सभा हो रही हो, सरकारी वातावरण में आप वहां पे, चाहे पार्लियामेंट में कुछ हो रहा है, वहां पे आप जय श्री राम के नारे लगाएंगे या कुछ भी और भी कहेंगे, किसी और प्रभु के या किसी और अल्लाह का आप जिक्र करेंगे, नाराय तकबीर, आप भी उसको अच्छा नहीं मानेंगे। उस वक्त मौके के मुताबिक होना चाहिए। जहां तक राम की बात है, राम से किसी का विरोध नहीं, हालांकि यहाँ पे दुर्गा मैया का आशीर्वाद है, ज्यादा बंगाल में सब दुर्गा मैया के संतान है यहाँ पे, उसके बावजूद आज हेरिटेज में माना है यूनाइटेड नेशंस ने बंगाल के दुर्गा पूजा को, लेकिन उसके बावजूद राम तो हमारी आस्था है, राम हमारी देश की भक्ति है, देश की शक्ति है। राम, अल्लामा इकबाल ने उन्हें कहा इमाम हिंद, हम लोग कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। तो राम से किसी का विरोध नहीं है, जो करेगा मैं समझूंगा कि वो नादान है, उसको ज्ञान नहीं है, कोई ना कोई करता है ना कोई करना चाहेगा। लेकिन हाँ, समय सूचकता, सेंस ऑफ टाइमिंग में बहुत जरूरी है। आप जब खाना खा रहे हो और उस समय आप गाना नहीं गा सकते हैं, आप जिस समय खाना खा रहे हो उस समय खाना खाइए, जब गाना गा रहे हैं तो गाना गाइए। ये तो इस तरह की बात है, किसी को एतराज नहीं है, सब राम भक्त हैं। देश अभी तो राम में है। लेकिन आपने एक बात और, कई लोग पूछते हैं मुझसे कि फिर लोगों के निमंत्रण पे ऑपोजिशन के बहुत लोग गए क्यों नहीं? आने वाला था सर मैं वहां। हाँ, मैंने अभी कहा अयोध्या में कई लोग, अरे भाई अयोध्या से सबको प्रेम है, लेकिन आप लोगों का एजेंडा फिक्स नहीं करेंगे। आप सरकारीकरण कर रहे हैं किसी मामले को, आप हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं और उसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, राजनीतिकरण या सरकारीकरण कर रहे हैं, तो अपोजिशन क्यों जाएगा उसमें? हम तो पहले हो आए हैं, हम भी नहीं गए, हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, हम तो पहले भी हुआ है। और बहुत लोग हैं, जैसे अपने कांग्रेस के लीडर थे अजय राय, वहां पे वो गए थे, वहां पे मकर संक्रांति के दिन गए थे। कई लोग रामनवमी के दिन जाएंगे, कई लोगों का ये मानना था कि उद्घाटन रामनवमी के दिन होना चाहिए था। देश के 4 शंकराचार्य नहीं गए उसमें उद्घाटन में, और उनको कहा कि अभी आधा अधूरा है, पूरा हो जाता तो और अच्छा होता। ये करके, मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, रामायणवासी अवश्य हूं, विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूंगा कि ये सरकार फिक्स नहीं करेगी, ये आस्था का विषय है, धर्म का विषय है। ये हम लोग, देश की जनता, देश के लीडर्स जो है वो खुद तय करेंगे कब जाना है, और सब जाएंगे, आज नहीं तो कल जाएंगे, और जो जा भी रहे हैं। सर एक सवाल है, 1990 से चलूंगा सर। राम जी राजनीति में आते हैं, रथ यात्रा निकलती है, हंगामा होता है, राजनीति आगे बढ़ती है। 2 सीटों वाली बीजेपी 90 के बाद अगले 1 दशक का दौर पूरा करते करते सत्ता में आ जाती है।
उस वक्त उस पार्टी में आप भी होते हैं, राम के नाम पे सियासत होती है, ये आरोप विपक्ष अब भी लगा रहा है कि नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी राम के नाम पे सियासत कर रही है। तो आप जो उस वक्त भी थे और इस दौर में भी देख रहे हैं, तो राम के नाम पे सियासत को आप किस तरह देखते हैं? नहीं, मैंने कहा मैं कोई विशेषज्ञ नहीं, और मैं था, पार्टी में था। मैं तो 27-28 साल भारतीय जनता पार्टी में रह चुका हूं, और मैं तो पहला पूरे भारत के फिल्म उद्योग से हूं जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी फादर फिगर, या हमारे फ्रेंड फिलोसफर गाइड और गुरु लाल कृष्ण अडवाणी जी के ज़माने में मैं फुल फ्लेजेड कैबिनेट मिनिस्टर ही बना, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ जहाज रानी शिपिंग, दोनों का बना मैं, और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन इतने सालों के बाद धीरे धीरे मुझे जब महसूस हुआ, और महसूस होने लगा और हुआ, कि ये जो है लोकशाही नहीं रही अब यहाँ पे, अब यहाँ तानाशाही चल रही है। पार्टी के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर? पार्टी के अंदर, क्योंकि विपक्ष कह रहा है लोकतंत्र खतरे में है, संविधान बदल दिया जाए। पार्टी के अंदर हमने देखा है कि लीडरशिप, हमारे दोस्त माननीय प्रधानमंत्री, अब इन्होंने जिस तरह से कुछ काम करना शुरू किया, मैं सिर्फ किसानों के ऊपर काला बिल लाने की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके पहले नोटबंदी इतना खतरनाक किया कि देश की युवाओं की हालत खराब हो गई। देश की महिलाएं जो अपने पिता और पति से भी छुपाकर अच्छी नीयत से सालों साल तकिया के नीचे और अलमीरा के पीछे जो पैसे संभाल कर रखती थी, उन्हीं की दवा दारू के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, शादी ब्याह के लिए, अचानक एक रात हवा हवाई हो गए। हमारे रेहड़ी वाले, पटरी वाले, छोटे ठेले वाले, हमारे छोटे छोटे व्यापार करने वाले, ट्रेड करने वाले बर्बाद हो गए। कई लोग नेस्तो नाबूद हो गए, लोग लाइनों में लगने लगे। यहाँ तक कि विद ड्यू रिस्पेक्ट कहना चाहूँगा, अच्छा नहीं लगा प्रधानमंत्री जी ने अपनी माता जी को भी, स्वर्गीय माता जी को भी उन्होंने लाइन में खड़ा करवा दिया था, जो कोई विश्वास नहीं करता था कि इनको कैसे, ये किस लिए फोटो अपॉर्चुनिटी, फोटो शूट के लिए क्यों ऐसा कर रहे हैं। इतने अच्छे इंसान हैं, इतने बढ़िया परिवार से आते हैं, माँ भी उनकी इतनी अच्छी हैं, सबको तकलीफ हुई थी, लेकिन कई लोग मरे उसमें, कई लोगों की मृत्यु हुई। तो ये सब बात जो होने लगा, किसी से राय मशवरा नहीं, अचानक रात के 8 बजे घोषणा कर दी। तो नोटबंदी से लेके मेरा अपना मानना ये रहा है शुरू से, और यही मेरी ट्रेनिंग भी हुई है, कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है। देश से बड़ा कुछ नहीं है। तो मैं देश हित में बात करता रहा, जनता के हित में बात करता रहा, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होने के नाते। तो ये उनमें से कुछ लोगों को बात अच्छी नहीं लगी, और मुझे भी लगा कि नहीं, अब मेरी खुददारी को, मेरे स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंच रही है, अब लोकतंत्र बहुत खतरे में दिख रहा है मुझको, अब मैं नहीं रह सकता पार्टी में। और इसलिए ये शेर को चरितार्थ किया हमने कि आबरू पे आँच आए अगर तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। और ये करके मैं आज सही दिशा में आ चुका हूँ। मैं ममता जी के पास भले नई दिशा दिख रही हो, लेकिन सही दिशा में हूँ, और इसी दिशा में आगे बढ़ना है। अब मुझे पीछे मुड़ सर, उस वक्त आपने खामोश करने की कोशिश क्यों नहीं की? नहीं, जब ऐसा चल रहा था आपकी पुरानी पार्टी में, आपके खामोश से तो सर ऐसा कोई है नहीं कि खामोश ना हो जाए। ना, तो ऐसा उस समय आपने ठीक कहा, हमें बहुत तकलीफ हुई। हम लोग कहते थे, ये लोग सब भाषण देते लीडर्स, क्या संवाद होते रहना चाहिए, कभी भी संवाद टूटना नहीं चाहिए। हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन संवाद वगैरह दूर की बात है, इतना ज्यादा डिक्टेटोरियल, अथॉरिटेरियन हमने रूप देखा कि हमने कहा कि अब हमारा कोई चारा नहीं है, बंद करो नाच गाना, खामोश। और हम कहा कि चले हम अपना सही दिशा में और नई दिशा में। सर, सिर्फ अंतिम 2 सवाल, बहुत छोटे छोटे। मोदी जी ने आज से 3-4 महीने पहले कह दिया 400 पार। दूसरा, उन्होंने पूरे देश को मोदी की गारंटी थी कि मोदी की गारंटी है। अब सर, इस 400 पार और मोदी की गारंटी, इसे कैसे देखते हैं? देखो, आपके दूसरे सवाल के दूसरे भाग से शुरू करता हूं कि इन्होंने कहा मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी से पहले आपको जो नई गारंटी, पहली बात है, मोदी की गारंटी क्या होती है? कोई बीजेपी की गारंटी बोले या भारत सरकार की गारंटी बोले। मोदी की गारंटी, ये जितने 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में घूम रहे हैं, चाहे दुनिया में जितना जा रहे हैं, एक एक ट्रिप पे इनके करोड़ों करोड़ खर्चा हो रहा है, वो किसके, हमारी पॉकेट से हो रहा है, आपके पॉकेट से हो रहा है, जनता के पॉकेट से हो रहा है। और फिर कहते हैं मोदी की गारंटी, और मोदी की गारंटी कह ही रहे हैं तो उसके पहले जितनी गारंटी दी थी उसको तो पूरा करना होगा ना।
लोगों को याद है कि आपने कहा था काला धन वापस लेकर आएंगे, वो गारंटी थी आपके, आपने कहा था, गारंटी दी थी कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर साल। वो गारंटी 2 लाख को भी ना मिला अभी तक। आपने कहा था कि महंगाई कम कर देंगे, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई डॉलर की मार, या जो महिलाओं पे अत्याचार अब की बार मोदी जब सरकार, रुपया गिरता है तो देश की इज्जत गिरती है, ये कहा था उन्होंने। तो आज उसके लिए क्या किया उन्होंने? एक कहा था किसानों की आमदनी 2022 तक डबल कर देंगे, वो सिंगल से भी कम होगी, उसके सिंगल के लाले पड़े हुए उनके, इतनी हालत खराब है, इतना उनको प्रताड़ित किया गया दिखता है यहाँ पे। तो आप कोई गारंटी, आवास योजना कहा था सबको पक्का घर देंगे, कहां गई वो गारंटी? अब वो सब गारंटी को से मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नई गारंटी लेकर आ रहे हैं। खामोश, नई गारंटी का आएगा भाई? पहले आप इसे शुरू में कहा था, हमने इंटरव्यू साक्षात्कार के शुरू में, कि अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं, इसलिए नई नई बातें करनी पड़ी, नई नई बातें। अभी अडानी अंबानी का भी जिक्र करना पड़ रहा है, मंगलसूत्र का भी जिक्र करना पड़ रहा है, शमशान कब्रिस्तान का जिक्र करना पड़ा, हिंदू मुसलमान का जिक्र करना कल पड़ा। सर आपकी एक सभा थी, वहां आपने मंगलसूत्र का जिक्र वहां लाया था आपने, और कहा कि किसकी हिम्मत है कि किसी माँ बहन की मंगलसूत्र की तरफ आंख उठा के देखे। कहना क्या चाह रहे थे आप? कहना ये चाह रहे थे कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी कह दिया, डराने के लिए कहे, क्यों कहा कि आएंगे तो जो भी अपोजिशन का लीडर आएगा वो उसके आने के बाद लोगों का मंगलसूत्र तक बेच देंगे, छीन लेंगे। अरे भाई, हमारे को, हमारे समाज को, हमारे नारियों को, नारी सशक्तिकरण के दौर में, एम्पावरमेंट के दौर में आप हमारे परिवार को, पूरे हिंदू समाज को इतना कमजोर समझते हैं आप कि साहब उनका कोई मंगलसूत्र लेगा? आज तक कभी किसी ने लिया है क्या? कोई चोर उचक्का ले गया होगा तो अलग बात है, कभी कभी, लेकिन आपने आज तक देखा है क्या किसी का मंगलसूत्र पर हाथ डालते हुए, मंगलसूत्र को लेते हुए? ये सब क्यों कह रहे हैं आप? ये माननीय प्रधानमंत्री जी से किसी तरह की घबराहट है, बुरी तरह से घबराहट है, बौखलाहट है, या 400 के पार जाने का भी उत्साह है? डर है कि उन्होंने कह दिया है 400 पार। अरे थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड तो देख लीजिए सर, अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। अभी थोड़े दिन पहले आपने कहा था बंगाल में अब की बार 200 पार, 200 पार तो दीदी के हो गई, खुद 75-76 पर लुढ़क गए। अभी कर्नाटका में कहा था आपने कि 200 पार करेंगे, कम से कम 200 से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे, 66 सीटें आ गई, 66। इसके पहले आपने दिल्ली में कहा था, केजरीवाल के शासन में आपने कहा था कि 2/3 मतों से हम जीतेंगे। 2/3 से नहीं जीत सके, 2-3 सीटें आ गई, स्कूटर पार्टी बन सात गई। आई सर, हाँ, सात आई। उसके बाद में हाँ, पहले कहा था 2-3 तो 2-3 आई। तो यानी इतने बुरी तरह पर उसकी शायद लगता है सजा मिल रही है केजरीवाल को, या उसकी कीमत चुकानी पड़ रही इतने पॉपुलर आदमी को, केजरीवाल को, तो जेल जाके। तो ये जो है आप 400 पार कह देते हैं। मैंने इसी पे मैं कोट करूंगा 2 चीज को, उसी को, सीतारमन जी के, निर्मला सीतारमन जी के पति को, और आपने जरूर देखा होगा, हमने भी देखा है, उन्होंने कहा है कि इस बार 2 चीजें कही हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला जो है वो भारत का नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। और दूसरी बात उन्होंने कही है, कितनी भी कोशिश कर ले एनडीए बीजेपी 200-220 सीटों से ज्यादा नहीं ला सकते, नहीं आएगी उनको। लेकिन मैं यहां पे थोड़ा उनसे डिफर करता हूं, प्रभाकर जी से। उन्होंने शायद लगता है थोड़ा बढ़ा के पहले के हालात पे कह दिया था। मैं आज के दिन कह सकता हूं आपसे, जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं, सच के सिवाय कुछ नहीं कह रहा हूं। सच ये है कि जिस औसत से वो बात करते हैं उस औसत से ही 200 पार कहा था बंगाल में, तो 75-76 आ गए। अब की 400 पार कह रहे हैं, तो उसका समझ जाइए 75-76 का डबल कितना होता है। वो 150, 250 से ज्यादा नहीं आने वाली है, 200 भी टच नहीं कर पाएंगे। सर अब बिल्कुल आखिरी सवाल, सियासत से बाहर निकलते हैं। मैं सर आसनसोल आया, चारों तरफ कोयला खदानें देखी, पता चला कि शत्रुघ्न सिन्हा भी आसनसोल में है। एक फिल्म याद आई सर, उस फिल्म का एक डायलॉग भी याद आया, श्याम आए तो कह देना छेनू आया था। तो सर इस सियासी जंग में छेनू श्याम को कैसे चुनौती दे रहा है? नहीं, मैं चुनौती देने वाला नहीं। इस बार की लड़ाई जो है, सही मायनों में
माननीय प्रधानमंत्री जी की सही मायनों में देश की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रोमिनेंट, सबसे पावरफुल, सबसे पॉपुलर, ट्राइड, टेस्टेड एंड सक्सेसफुल आयरन लेडी, लेकिन ममतामयी ममता बनर्जी से है। और ममता बनर्जी इस बार दिख रहा है इस चुनाव में बंगाल में स्वीप करेंगी, चाहे लोग कुछ भी कहें, आप भी नोट कर लें, हमसे बाद में बात कर सकते हैं, जो मैं देख रहा हूं यहाँ पे स्वीप करें। तो इसलिए चुनौती देने वाले हम कौन हैं? अब की लड़ाई जो हो रही है भारत की जनता और बंगाल की जनता बिटवीन ये मोदी की गारंटी और मोदी बाबू से हो रही है, इसमें जनता फैसला कर देगी। और मुझे लगता है जनता का फैसला ममता जी या ऑपोजिशन और इंडिया ब्लॉक के फेवर में होगा। सर मैं जी बस ये जाना, आप जब घूमते हैं सर, जमुरिया जाते हैं, पांडेश्वर जाते हैं, चारों तरफ खदानें दिखती हैं सर, आपको अपनी फिल्म भी याद आती होगी। उस फिल्म का कौन सा डायलॉग सर उस समय दिमाग में आता है? ओ नहीं, ये मैं वो देख रहा था कि मैंने यहाँ पे जो भी काम किया। हाँ, वो मैंने आपसे पूछा कि जनता जानना चाहती है कि 2 साल यहाँ पे रहे शत्रुघ्न सिन्हा, क्या करा उन्होंने? नहीं, मैंने जितना काम किया। मुंबई चले गए, जीत के कह रहे हैं कि हम 3 बार आ जाते हैं महीने में। नहीं, कह नहीं रहे हैं, ये हकीकत है कि 3-3 वो बार तो कम से कम औसत रहा है। वो तो जनता देख रही होगी तो सर। बिल्कुल देखा है, तभी तो उनको ये जो पेश किया है, जितना फंड मेरे पास था, जितना और जितना पहले का भी थोड़ा कुछ लोगों का पेंडिंग पड़ा हुआ था, सारा फंड ईमानदारी के साथ, पैसे पैसे का, पाई पाई का हिसाब के साथ, सच्चाई और ट्रांसपेरेंसी के साथ मैंने पेश करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को और प्रेस को बताया और अपना बुकलेट छपवाकर यहाँ दे दिया कि अगर कोई सवाल करना हो तो मुझसे सवाल करें। लोगों ने इसकी प्रशंसा की, सराहना की और कोई सवाल नहीं किया। लोग आश्वस्त हैं कि मैं सही समय का, सही बातों का, सही काम का और सही फंड का सही उपयोग कर रहा हूं। तो इसलिए उसकी चिंता नहीं। आप ऐसे भी कहा कि मेरे ऊपर, मैं कोई आम पॉलिटिशियन नहीं हूं, मेरे ऊपर कोई पॉलिटिशियन का कोई आरोप एलिगेशन, पॉलिटिक्स आपकी प्रायोरिटी नहीं थी? हमारा पॉलिटिक्स में जो आया मिशन था, जैसे फिल्म हमारा प्रोफेशन रहा तो पॉलिटिक्स हमारे लिए मिशन रहा, और मैं अपने मिशन में आया हूं निस्वार्थ भाव से, और इसीलिए शायद कोई एलिगेशन, कोई आरोप मुझ पर नहीं है। तो मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं कि आपने बहुत सारे कुछ कठिन सवाल भी किए, कोई अच्छे सवाल भी किए, कुछ तीखे सवाल भी किए, कुछ चुभते सवाल भी किए। मैं आपका और एबीपी का आभारी हूं कि बहुत बढ़िया से आपने पेश किया। लेकिन मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि जिस तरह से मैं अपनी बातों को पोलाइटली बट फर्मली रखा है आपके सामने में, शायद आप और आपके दर्शक इस बात की सराहना करेंगे। तो सर ने मुझे खामोश होने का इशारा कर दिया, तो यहीं पे आज के इस बातचीत के दौर को खत्म करते हैं।